नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हम सभी का एक बार फिर से श्री गोविंदम क्लासेज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों आज के टॉपिक है, आज हम पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको पीछे बोर्ड पर दिख रहा होगा, आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, जिसका नाम है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। ठीक है दोस्तों, तो जैसा कि आप सभी को पहले हम इसके बारे में देखो, मैं आपको बता देता हूँ किस प्रकार से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसके बारे में एक बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे सभी अभिक्रियाओं के बारे में, और अगर एक लेक्चर में पॉसिबल हो सका तो हम सभी अभिक्रियाओं को डिस्क्राइब, उनको डिटेल में हम इनको समझते हुए पढ़ेंगे विद एग्जाम्पल्स। और साथ में हम ये भी डिस्कस करते हुए चलेंगे कि कौन कौन से ऐसे एग्जाम्पल हैं जो क्वेश्चन जो एग्जाम में आ चुके हैं, जो पूछे जाते हैं, जहाँ जहाँ से क्वेश्चन जो पुटअप हो सकते हैं, संभावना रहती है, उनको भी हम स्टार डालते हुए चलेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास का टॉपिक है हमारा रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। अटेंशन हो जाइए, पेन कॉपी लेके बैठ जाइए और टॉपिक डालना शुरू कर देना दोस्तों। ठीक है, जैसे कि आप सभी को दिख रहा है रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं। जो बच्चे नए जुड़े हैं, अभी जिनको पता नहीं, जिन्होंने पिछली वीडियो नहीं देखी, उनको मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूं। रासायनिक अभिक्रिया का मतलब क्या होता है कि जब कोई भी दो या दो से अधिक अणु या यौगिक आपस में मिलते हैं, आपस में मिलकर उनके अंदर बंध विखंडन होता है, बंध टूटता है। बंध विखंडन के द्वारा जब वो नए यौगिक बनाते हैं तो उस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। कोई भी जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उसको कंप्लीट होने के लिए उसमें बीच में कुछ पदार्थ डाले जाते हैं मध्य में, ताकि वो अभिक्रिया जल्दी हो जाए। उन पदार्थों को हम बोलते हैं, उन यौगिकों को हम बोलते हैं अभिकर्मक रिएजेंट। जो हमने पिछली वीडियो में पूरा कंप्लीटली समझ लिया था कि अभिकर्मकों का क्या काम रहता है, किस प्रकार से होता है। अब हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से रासायनिक अभिक्रिया होती हैं। ठीक दोस्तों, तो सिंपल सा हमें यह समझ आता है कि जब कोई भी दो या दो से अधिक यौगिक मिलते हैं, मिलकर वो जब नए यौगिक बनाते हैं तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया मुख्यतः 5 प्रकार की होती है दोस्तों। बेसिकली इसके अंदर जितनी भी हम अभिक्रियाएं पढ़ते हैं या जितनी भी रिएक्शंस हम पढ़ते हैं, वो सभी रिएक्शंस इसके इन अभिक्रियाओं के बीच में आ जाती हैं। यही लॉजिक उसमें काम करते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से वो सारी अभिक्रियाएं होती हैं। कौन कौन सी देखते हैं। सबसे फर्स्ट नंबर की अभिक्रिया जो है वो है हमारी योगात्मक अभिक्रिया। पहले सिर्फ नाम सुनिए, फिर हम इसके बारे में थोड़ा सा इनका इंट्रोडक्शन करेंगे और फिर हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। फर्स्ट है योगात्मक अभिक्रिया। ठीक है, सेकंड नंबर की अभिक्रिया आती है हमारी विलोपन अभिक्रिया। थर्ड नंबर की हमारी अभिक्रिया आती है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। फोर्थ नंबर की अभिक्रिया आती है हमारी पुनर्विन्यास अभिक्रिया। और फिफ्थ नंबर की अभिक्रिया आती है हमारी बहुलीकरण अभिक्रिया। ठीक है दोस्तों, नाम आप सभी को क्लियर हो गया। अब हम इनके बारे में एक एक वर्ड में इनके बारे में डिफाइन करते हैं, फिर उसके बाद में डिटेल पढ़ेंगे। योगात्मक अभिक्रिया, देखिए दोस्तों नाम से ही पता चल रहा है योगात्मक अभिक्रिया का मतलब क्या होता है कि इस अभिक्रिया के अंदर या फिर ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें कोई भी दो या दो से अधिक पदार्थों का योग हो रहा होता है, आपस में मिलते हैं और मिलकर वो नए पदार्थ बनाते हैं, वो क्या कहलाता है, योगात्मक अभिक्रिया कहलाता है। उसके बाद में नेक्स्ट हमारी अभिक्रिया है विलोपन अभिक्रिया। विलोपन अभिक्रिया का मतलब देखो, विलोपन इसमें शब्द आ रहा है। विलोपन का मतलब होता है कि कोई भी चीज वहां से विलुप्त हो जाना या फिर गायब हो जाना। ठीक है, तो जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया में हम जनरली क्या पढ़ते हैं कि ए और बी, ए बी आपस में मिलकर कुछ नए पदार्थ बनाते हैं, माना कि सी और डी बना लिए। तो जब ये ए और बी दोनों आपस में मिलेंगे तो इनके मिलने से कुछ बीच में इनमें कुछ ऐसे पदार्थ बनेंगे, कुछ छोटे पदार्थ बनेंगे, वो क्या हो जाएंगे, वहां पर उनका वो विलुप्त हो जाएंगे, वो निकल जाएंगे वहां से, उस अभिक्रिया से निकल जाएंगे। जो और वो छोटे पदार्थ होते हैं जैसे कि HCl हो गया, H2O हो गया, NH3 हो गया, इस प्रकार के छोटे पदार्थ उस अभिक्रिया से विलुप्त हो जाते हैं। तो उस अभिक्रियाओं को या फिर उस प्रकार की अभिक्रियाओं को हम क्या कहते हैं, विलोपन अभिक्रिया कहते हैं। तीसरे प्रकार की अभिक्रिया है हमारी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन देखिए, इसमें भी नाम से पता चल रहा है, प्रतिस्थापन मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर उसको भेजना। तो जब यहाँ पर कोई भी दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया कर रहे होते हैं, उनमें से क्या होता है, हमेशा जब क्रिया होती है तो अधिक प्रबल एक जो यौगिक है या अणु है, एक अणु प्रबल होगा, दूसरा अणु जो है वो कमजोर होगा, ठीक है, दुर्बल होगा। तो जब प्रबल और दुर्बल के मध्य में अभिक्रिया हो रही होती है तो वहां पर क्या होता है, दूसरे अणु का कोई भी जो अभिक्रिया के अंदर जो अभिकारक क्रिया कर रहा होता है, उसमें जो प्रबल अणु होता है वो क्या करता है, दुर्बल को अपने स्थान से प्रतिस्थापित कर देता है। ठीक है, उसको ट्रांसफर कर देगा, खुद वहां पर आकर बैठ जाएगा। ठीक है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया के अंदर क्या होता है कि जो प्रबल अणु होता है, प्रबल यौगिक होता है, वो दुर्बल अणु को अपने स्थान से प्रतिस्थापित कर देता है, खुद वहां पर आकर बैठ जाता है। आगे इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, विद एग्जांपल्स के साथ में इसको समझ लेंगे। नेक्स्ट अभिक्रिया है हमारी पुनर्विन्यास, रीअरेंजमेंट रिएक्शन। ठीक है, पुनर्विन्यास अभिक्रिया। पुनर्विन्यास अभिक्रिया का मतलब क्या होता है, पुनर्विन्यास मतलब कोई भी अभिक्रिया हो रही होती है उसमें उत्पाद बन जाता है हमारा। ठीक है, उत्पाद बन जाता है, लेकिन वो उत्पाद एक ऐसा नहीं बनता जो कंप्लीट यौगिक नहीं बनता है। ठीक है, तो उसके लिए क्या होता है कि उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो अणु होते हैं, वो क्या करते हैं, उनका रीअरेंजमेंट होता है, वो इधर उधर एडजस्ट होते हैं। एक अणु दूसरे के स्थान पर आता है, दूसरे तीसरे स्थान पर आता है, इस प्रकार से
वो अपनी स्थितियों में चेंज करते हैं। पुनर्विन्यास मतलब वो वापस से उनका विन्यास सही होता है, इस प्रकार से सही होकर वो एक नया यौगिक बना लेते हैं। तो उस प्रकार की अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, पुनर्विन्यास अभिक्रिया बोलते हैं। अगर आपने 12th में अंदर केमिस्ट्री पढ़ी है, चाहे वो सॉइल केमिस्ट्री हो या प्योर केमिस्ट्री हो, तो आपने यूरिया की या वोहलर संश्लेषण अभिक्रिया पढ़ी होगी दोस्तों, ठीक है। वोहलर संश्लेषण के अंदर क्या होता है, इसी प्रकार से होता है, पोटेशियम नाइट्रेट और जब क्रिया करते हैं वहां पर, ठीक है, तो वहां पर भी जो यूरिया का जो निर्माण होता है, सीधी सी बात ये समझ लीजिए पुनर्विन्यास अभिक्रिया के द्वारा ही होता है। इस अभिक्रिया को हम डिस्कस कर लेंगे, तो उस टाइम पे हम डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है बहुलीकरण अभिक्रिया। बहुलीकरण देखिए, बहुलक, ठीक है, बहुलक मतलब पॉलीमर। अगर आपने पढ़ा हो पॉलीमर या बहुलक का मतलब होता है पॉलीमर, मतलब बहुत सारे, पॉली का मतलब होता है मोर देन टू, बहुत सारे। तो जब बहुत सारी इकाइयां, एक अलग इकाइयां आपस में मिलकर कुछ बड़े यौगिक बनाते हैं, बड़ी इकाइयां बनाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, बहुलीकरण कहते हैं, ठीक है। तो छोटे छोटे यौगिक आपस में मिलकर जब जुड़ जाते हैं, जुड़कर वो बड़े यौगिकों का निर्माण करते हैं, तो उस प्रकार की अभिक्रियाओं को हम क्या कहेंगे, बहुलीकरण अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया। तो ये हमने एक बेसिक जाना है कि अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं, कौन कौन सी होती हैं। अब हम डिटेल में जानेंगे इनके बारे में। सबसे पहले शुरुआत से शुरू करते हैं, ठीक है। तो जैसा कि आप सभी को स्क्रीन पर दिख रहा है, ठीक है, योगात्मक अभिक्रिया क्या होती है, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि योगात्मक अभिक्रिया का मतलब क्या है कि इसमें योग होगा, जुड़ेगा। तो इसी के लिए एक शर्त है। अब जुड़ेगा कब, कोई भी पदार्थ या यौगिक अगर किसी अभिक्रिया में जुड़ेगा तो उसके लिए जुड़ने की कंडीशन तो होनी चाहिए कि कहीं भी जुड़ जाएगा जाके, नहीं ना। तो कंडीशन क्या है, शर्त क्या है, शर्त यह है कि जब अगर योगात्मक अभिक्रिया हो रही है या कोई भी अभिकर्मक या कोई भी क्रियाकारक आपस में अभिक्रिया कर रहे हैं और वहां पर योगात्मक अभिक्रिया होती है, तो उसकी शर्त यह है कि उसके अंदर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। आपको दिख रहा है बोर्ड पर, डबल बॉन्ड बोले तो एल्कीन या एल्काइन उसके अंदर होना चाहिए, ठीक है। ये क्यों सर जी, क्योंकि हम सभी को पता है कि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है। लेकिन अगर चारों संयोजकताएं एकल बंध के द्वारा पूरी हो रही है तो कार्बन के पास में जुड़ने की गुंजाइश ही नहीं है। तो कार्बन किसी को अलाउ करेगा ही नहीं, भाई तू वहीं रह, मेरी ऑलरेडी संयोजकता पूरी हो रही है। तो अगर वहां पर बाई चांस अगर द्विबंध है, तो द्विबंध है तो क्या होता है कि वहां पर एक पाइबंध होता है, ठीक है। इसकी एक संयोजकता खाली है तो ये कहता है कि द्विबंध को तोड़ दे और ऐसा कर तू यहाँ पर मेरे जो स्थान खाली है वहां पर आकर जुड़ जा। उसी प्रकार से ट्रिपल बॉन्ड के अंदर भी होता है। तो यदि किसी भी यौगिक में या किसी भी जिससे क्रिया करता है उसमें द्विबंध या त्रिबंध है या एल्कीन या एल्काइन है तो वो योगात्मक अभिक्रिया देते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो यहाँ से बन गया, वो आपका क्लियर हो गया कि एल्कीन और एल्काइन जो होते हैं वो क्या होते हैं, योगात्मक अभिक्रिया देते हैं। अब यहाँ पर भी इसकी जो प्रकार है कि योगात्मक अभिक्रिया भी जो है वो 2 प्रकार की होती है, ठीक है। एक होती है 2 प्रकार की होती है, अलग अलग दोनों तरीके के पदार्थ जुड़ सकते हैं। और यौगिक जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, इलेक्ट्रॉन स्नेही भी होते हैं और नाभिक स्नेही भी होते हैं, ठीक है। तो यदि कोई इलेक्ट्रॉन स्नेही आक्रमण कर रहा है, ठीक है, या इलेक्ट्रॉन स्नेही की अभिक्रिया हो रही है, इलेक्ट्रॉन स्नेही तो समझ में आ रहा है क्या होता है, मैंने पिछली वीडियो में बता दिया है। अगर आपने नहीं देखी तो पिछली वीडियो को दोस्तों जरूर देखना। इलेक्ट्रॉन स्नेही नाभिक स्नेही का फुल डिटेल में हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा है, उसमें क्लियर किया है, ठीक है, डिफरेंस पढ़ा दोनों का, ठीक है। ये जो अभिक्रिया है वो 2 प्रकार की होती है, इलेक्ट्रॉन स्नेही और दूसरी होती है हमारी नाभिक स्नेही, ठीक है। इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिक्रिया और नाभिक स्नेही अभिक्रिया। इलेक्ट्रॉन स्नेही का मतलब क्या होता है कि ऐसी अभिक्रिया जिनमें इलेक्ट्रॉन स्नेही क्या करेगा, आक्रमण करेगा। इलेक्ट्रॉन स्नेही क्या करेगा, आक्रमण करेगा। बड़े शब्दों में लिख रहा हूं, लिख लेना। और इन अभिक्रियाओं को कैसे पहचाने कि इनके अंदर क्या होगा, नाभिक स्नेही आक्रमण करेगा, नाभिक स्नेही आक्रमण करेगा। क्लियर हो रहा है दोस्तों। अच्छा, यहाँ पर जो बच्चे अगर नए हैं, आप वीडियो को देखना तो एक बार रिवीजन हो जाएगा। आपको बता दें इलेक्ट्रॉन स्नेह का मतलब क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन से स्नेह करते हैं। इलेक्ट्रॉन स्नेह कौन करते हैं, जिन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। दुनिया के सभी धनायन क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन स्नेही होते हैं। और दुनिया के सभी ऋणायन नाभिक स्नेही होते हैं, ठीक है। तो यदि इलेक्ट्रॉन स्नेही आक्रमण कर रहा है तो वहां पर इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिक्रिया है, नाभिक स्नेही आक्रमण कर रहा है तो वहां पर नाभिक स्नेही है। मतलब अगर धनायन पहले आकर जुड़ सकता है, फर्स्ट कंडीशन तो ये हो सकती है, ठीक है, पहले जुड़ेगा तो कौन सी हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया हो जाएगी। और यदि ऋणायन पहले जुड़ रहा है, ऋणायन पहले जुड़ रहा है तो कौन सी हो जाएगी, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया हो जाएगी। बात आएगी नहीं समझ में, क्लियर है। चलिए अब इंपॉर्टेंट बात यह है, स्टार डाल लेना कि एल्कीन या एल्कीन जो होते हैं वो ज्यादातर इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया ही दर्शाते हैं। और इसके अलावा जितने भी हैं, चाहे वो एल्डिहाइड हो, कीटोन हो, एल्डिहाइड, कीटोन, साइनाइड वगैरह, जिनके अंदर नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है, वो नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया दर्शाते हैं। तो लिख लेना यहाँ पर एल्डिहाइड, कीटोन
और साइनाइड। ठीक है, तो एल्डिहाइड कीटोन, साइनाइड या एल्केन और एल्कीन, एल्केन एल्कीन के अंदर यदि योगात्मक अभिक्रिया हो रही है तो वो कौन सी है? योगात्मक तो है बट वो इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया है। और यदि एल्डिहाइड कीटोन साइनाइड इनके मध्य में और भी जितने भी क्रियात्मक समूह हैं उनके मध्य में यदि अभिक्रिया हो रही है तो वो नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया है। क्लियर हो गया? अब इंपॉर्टेंट बात आती है कि सर जी ठीक है, यहां तक तो हमारा क्लियर हो गया कि योगात्मक अभिक्रिया का मतलब है जुड़ना। ठीक है, इलेक्ट्रॉन स्नेही जुड़ेगा तो इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया कहलाएगी, नाभिक स्नेही जुड़ेगा तो नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया कहलाएगी। लेकिन वो जुड़ेंगे किस प्रकार से? ठीक है, तो जुड़ने के लिए भी कुछ वैज्ञानिक थे जिन्होंने कुछ मत दिए अपने कि भाई जो जुड़ेगा वो इस प्रकार से जुड़ सकता है। ऐसा तो है नहीं कि कहीं भी जुड़ जाए। ठीक है, तो यदि योगात्मक अभिक्रिया हो रही है वहां पर, ठीक है, और योगात्मक अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन स्नेही के बारे में बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया हो रही है। ठीक है, तो इसके बारे में हम फर्स्ट हेडिंग डाल देते हैं, इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। मतलब इलेक्ट्रॉन स्नेही जुड़ेगा। इलेक्ट्रॉन स्नेही बोले तो धनायन वहां पर आकर जुड़ेगा। इलेक्ट्रॉन स्नेही करता है, धनायन करता है, धनायन वहां पर आकर जुड़ेगा। तो किस प्रकार से जुड़ेगा? तो इसके लिए नियम आते हैं, पहले हम नियमों को समझ लेते हैं। नियम आते हैं, नियम दो प्रकार के हैं कि एक तो है मार्कोनिकॉफ का नियम और एक है एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम। दोनों ही नियम इंपॉर्टेंट हैं। एक है हमारा मार्कोनिकॉफ का नियम, शॉर्ट में लिख रहा हूं दोस्तों, और दूसरा है हमारा एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम। क्लियर? मार्कोनिकॉफ का नियम और एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम। मार्कोनिकॉफ का नियम क्या कहता है? देखो हमें सीधी सी बात पता है, इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिक्रिया किन के अंदर हो रही है? आप समझ लो, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के अंदर हो रही है। ठीक है, एल्कीन या एल्काइन के अंदर हो रही है। तो बेसिक सा समझा दूं कि अगर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, ठीक है, तो जब एल्कीन की अभिक्रिया किसी भी HX के साथ में होती है या किसी भी यौगिक के साथ में होती है, उस यौगिक के अंदर क्या होते हैं? धनायन होते हैं और ऋणायन होते हैं। ठीक है, माना कि HX के साथ में उसकी अभिक्रिया, इसको हम नीचे लिखते हैं थोड़ा सा, एक सेकंड दोस्तों, हम स्याही भी भर लेते हैं इसमें। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बोल के बता दूंगा। मार्कोनिकॉफ का नियम काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है, इस पे बेस अभिक्रियाएं भी आती हैं काफी बार। ठीक है, क्योंकि इसमें अभिक्रियाएं तो होती हैं लेकिन पता नहीं होता बच्चों को किस प्रकार से कहाँ जोड़ना है। और योगात्मक अभिक्रिया का मतलब क्या है? जोड़ना। ठीक है, देखिए ओके, यदि कोई भी कार्बन है जिसमें द्विबंध है या त्रिबंध है, ठीक है, उसकी अभिक्रिया किसी भी HX के साथ में हम कराते हैं। HX बोले तो H प्लस होगा और X माइनस होगा। हेलोजन X बोले तो हेलोजन FCl भी आ रही है ना, वो सारे के सारे क्या होते हैं? ऋणायन होते हैं। तो जब अभिक्रिया करा रहे हैं दोनों भाई साहब, ये दोनों आकर जुड़ेंगे, लेकिन 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 इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिक्रिया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिक्रिया में धनायन पहले आक्रमण करेगा। ठीक है, तो धनायन जुड़ जाएगा। लेकिन हम बात करते हैं इसमें, तो मार्कोनिकॉफ ने क्या कहा था कि जब किसी एल्कीन या एल्काइन की अभिक्रिया, ठीक है, किसी HX के साथ में कराते हैं, किसी भी अम्ल के साथ कराते हैं, तो वहां पर जो हेलोजन है, खासकर हेलोजन की बात करिए, इसको दोनों तरीके से बोल सकते हैं, मैं इसको बताऊं आपको। हेलोजन जो है वो वहां पर आक्रमण करता है, ये इस पर भी कर सकता है और ये इस पर भी कर सकता है, लेकिन इन दोनों में से किस पे आक्रमण करेगा? वहां पर आक्रमण करेगा जहां पर हाइड्रोजन की संख्या जो है वो क्या है? कम है। वापस रिपीट कर रहा हूं, इसने क्या कहा था? जहां पर हाइड्रोजन संख्या यदि कम है तो वहां पर हमारा X परमाणु, वहां पर हमारा हेलोजन परमाणु जाकर जुड़ेगा। इस प्रकार से बोल सकते हैं। लेकिन हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया, मतलब धनायन वाला भाग पहले जुड़ेगा। तो हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि हाइड्रोजन वहां पर आक्रमण करता है जहां पर पहले से हाइड्रोजन की संख्या अधिक है, क्योंकि उस पे दूसरे वाले कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या कम होगी तो वहां पर हेलोजन परमाणु जाकर जुड़ेगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आया कि नहीं आया? हम इसका एक एग्जांपल कर लेते हैं मार्कोनिकॉफ के नियम का। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं एंटी मार्कोनिकॉफ का। पहले दोनों को समझ लो। मार्कोनिकॉफ का नियम क्या कहता है कि हेलोजन परमाणु या ऋणात्मक भाग वहां जाकर जुड़ता है जहां पर हाइड्रोजन की संख्या, उस कार्बन पर जाकर जुड़ता है जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम है। इसका जस्ट अपोजिट हो जाता है हमारा एंटी मार्कोनिकॉफ का। यहाँ पर ये वहां जाकर जुड़ेगा हेलोजन परमाणु हमारा जहां पर जिस कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है, तो वहां पर एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम लगता है। लेकिन एंटी मार्कोनिकॉफ के नियम को पहचानिए कैसे? इसमें कंडीशन ये होती है कि HX अभिक्रिया करता है, साथ में पेरोक्साइड होना चाहिए। क्या होना चाहिए दोस्तों?
परोक्साइड होना चाहिए, इसीलिए इसको हम परोक्साइड प्रभाव या ख्रास प्रभाव भी कहते हैं। तो याद रखना, यदि कोई भी एल्कीन या एल्काइन है उसके साथ में अगर HX आ रहा है, ठीक है, सिंगल HX आ रहा है, मतलब HCl HBr ऐसे आ रहा है, तो वहां पर हमें मार्कोनिकॉफ का नियम लगाना है, मार्कोनिकॉफ का नियम लगाना। और यदि HX के साथ में परोक्साइड आ रहा है तो हमें वहां पर एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम लगाना है। अब इनके हम एग्जांपल समझते हैं, ठीक है। जैसे कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये हमारी एल्कीन है 2 3 4 और 4, ठीक है। इसकी अभिक्रिया अगर मैं जैसे कि HCl के साथ में करा देता हूं मैंने कहा था कि सिंगल अगर HX आता है, सॉरी सिंगल अगर HX आ रहा है तो वहां पर हमें किसका नियम लगाना है, मार्कोनिकॉफ का नियम लगाना है। और मार्कोनिकॉफ का नियम क्या कहता है कि इसमें इसको हम किस प्रकार से तोड़ेंगे, H और H प्लस होगा और Cl क्या होगा, माइनस होगा, ठीक है। और मार्कोनिकॉफ का नियम क्या कहता है कि ऋणायन भाग, ठीक है, या हैलोजन परमाणु वहां पर जाकर जुड़ता है जहां पर द्विबंधयुक्त कार्बनों में हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है। द्विबंधयुक्त कार्बन कौन से हमारे, ये दोनों हैं, ठीक है। एक तो CH है डबल बॉन्ड CH2, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। या तो ये इस कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या 2 है, इस कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या 1 है, तो ये जो Cl जो परमाणु है ये कहां पर जाकर जुड़ेगा, जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम है, हाइड्रोजन की संख्या कम है वहां पर जुड़ेगा, इसलिए कौन सा नियम कहलाएगा, ये मार्कोनिकॉफ का नियम कहलाएगा। तो बंद किया जाएगा, इस Cl को हम यहां आकर जोड़ देंगे और ये H बचा, H उसके पड़ोसी पर जाएगा, ठीक है, डबल बॉन्ड जो है वो टूट जाएगा। तो किस प्रकार से बन जाएगी अभिक्रिया हमारी, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, ठीक है, CH है, ये Cl यहां पर आकर जुड़ गया, इस Cl को मैं नीचे यहां पर आकर जोड़ देता हूं। आगे क्या, डबल बॉन्ड टूट जाएगा सिंगल बॉन्ड में, CH2 है, ये H यहां पर आकर जुड़ेगा, CH2 का क्या बन जाएगा, CH3 बन जाएगा, क्या बन जाएगा, CH3। तो ये हेलो एल्केन तो बन रहा है हमारा, लेकिन वो किसके अकॉर्डिंग बन रहा है, वो हमारे मार्कोनिकॉफ के नियम के अकॉर्डिंग जो है, अनुसार जो है वो बन रहा है। और वापस रिपीट कर रहा हूँ, मार्कोनिकॉफ का नियम क्या कर रहा है कि जब किसी भी एल्कीन या एल्काइन कोई भी हो सकते हैं ना, एल्कीन या एल्काइन की अभिक्रिया किसी HX के साथ में कराते हैं, किसी भी उसमें ध्रुवीय यौगिक के साथ में कराते हैं, तो वहां पर जो ध्रुवीय यौगिक है, जो ऋणायन वाला भाग है या जो हैलोजन है, वो वहां पर जाकर जुड़ेगा जहां पर द्विबंधयुक्त कार्बनों में हाइड्रोजन की संख्या जिस कार्बन पर कम है उस कार्बन पर जाकर जुड़ेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से होता है। यदि 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 यहीं पर हम आगे एक और बात करें, कुछ एग्जांपल और ले लेते हैं, ठीक है। ये तो हो गया एल्केन का, अब हम एल्काइन का और ले लेते हैं, ठीक है दोस्तों। इसमें आगे कुछ हो सकता है, नहीं हो सकता। अगर हम एल्काइन लेते हैं, एल्काइन का OH के साथ क्रिया कराते हैं, ओके, एल्काइन बोले तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH ये ले लेते हैं, ठीक है। इसकी अभिक्रिया में HOH के साथ में कराता हूं या H2O के साथ में करा देते हैं। H2O को मैं क्या लिख सकता हूं, H और OH लिख सकता हूं, ठीक है, H और OH लिख सकते हैं। अब यहां पर देखना इंपॉर्टेंट है, एल्कीन की अभिक्रिया पढ़ी थी हमने अभी थोड़ी देर पहले, उसमें तो क्या हो रहा था, HX के साथ में किसी के साथ में क्रिया करा रहे हैं तो एल्केन बन गया था, है ना। तो योगात्मक अभिक्रिया हमें ये भी समझ में आ रहा है कि फर्स्ट क्या होता है, एल्कीन होता है, सेकंड एल्कीन होता है, थर्ड एल्काइन होता है, तो उल्टा चलते हैं इसमें, है ना। अब देखो एल्काइन पे आ गए तो क्या होगा, एल्काइन से पहले एल्कीन बनेगा और एल्कीन से फिर अभिक्रिया होगी एल्केन बनेगा, क्योंकि जब तक अभिक्रिया होती रहेगी जब तक कार्बन के पास में सिंगल बॉन्ड नहीं रह जाए, कार्बन की पूरी चारों संयोजकता जो है वो अलग अलग नहीं जुड़ जाए, ठीक है। HOH के साथ क्रिया कराएंगे, नियम वही लगेगा। यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर हो रहा है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, दोनों ट्रिपल बॉन्ड कार्बन है, एक OH माइनस है और H क्या है, प्लस है। ऋणात्मक वाला भाग वहां पर जाता है जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम है, ये मार्कोनिकॉफ का नियम करना है। यहाँ पर क्या हो रहा है, दोनों ही है तो किसी पर भी जुड़ जाएगा, दूसरा जो है वो सपोज कीजिए, चलो इसको हम यहाँ जोड़ लेते हैं और इसको हम यहाँ जोड़ लेते हैं, तो क्या बनेगा CH, ये हो जाएगा CHOH, ठीक है। इस पर OH आकर जुड़ गया और इस पर हो गया CH और इस पर H आकर जुड़ेगा तो ये क्या बन जाएगा CH2। ट्रिपल बॉन्ड था, इस पर एक हाइड्रोजन जुड़ा तो ये डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, द्विबंध में परिवर्तित हो गया, ठीक है। क्या बन गया CH2 डबल बॉन्ड CHOH। इसकी अभिक्रिया अभी एक बार और हो सकती है, H2O के साथ में अभिक्रिया इसकी वापस से हो सकती है, मतलब H और OH के साथ में फिर से अभिक्रिया होगी इसकी H2O के साथ में, तो क्या होगा, वही नियम वापस से लगेगा, क्योंकि एल्कीन है, एल्कीन में भी सेम नियम लगता है। अगर एल्कीन की अभिक्रिया किसी के साथ कराते हैं तो ऋणायन वाला भाग वहां पर जुड़ता है जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम है। अब यहाँ पर हम डिफरेंस कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि हाइड्रोजन की संख्या मैं यहाँ जोड़ दूं, नहीं सॉरी OH को मैं यहाँ जोड़ दूं, नहीं जुड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर द्विबंधयुक्त कार्बन ये दोनों हैं जिनमें एक के पास एक हाइड्रोजन, एक के पास दो हाइड्रोजन है, तो ये OH वाला भाग कहां पर जुड़ेगा, जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम है। ये भाग कौन कहता है, मार्कोनिकॉफ कहता है। तो OH इस कार्बन पर ही जुड़ेगा जिस पर ऑलरेडी एक OH समूह है, हाइड्रोक्सिल समूह है, तो ये क्या बन जाएगा
CH है, नीचे इसमें OH तो ऑलरेडी है ही है, ये OH और आ जाएगा, ये OH ऊपर आ गया, ठीक है। और ये यहाँ पर क्या होगा, CH2 था, एक हाइड्रोजन जुड़ेगा, क्या बन जाएगा, CH3 बन जाएगा। बात आएगी नहीं समझ में। ये यौगिक क्या बन गया, CH3 CH डबल बॉन्ड OH, हाँ, दो बंद के साथ में। देखो दोस्तों मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है, उधर आपको नहीं दिखेगा। अंतिम उत्पाद क्या है हमारा, उसको मैं उल्टा करके लिख रहा हूँ, CH3 CH, एक OH ऊपर है उसमें और एक OH नीचे, इस प्रकार से। क्लियर है, ये हमें समझ में आ गया। हम सोचते हैं ये अंतिम उत्पाद है, ये अंतिम उत्पाद नहीं है दोस्तों, याद रखना। एक और गोल्डन रूल याद रखना, इंपॉर्टेंट नियम याद रखना, कभी भी एक कार्बन पर दो OH समूह कभी भी नहीं हो सकते हैं। बात समझ लेना, एक कार्बन पर कभी भी दो OH समूह जो है उपस्थित तो नहीं हो सकते। यदि एक कार्बन पर दो OH समूह हैं तो वहां पर क्या होंगे, दोनों OH आपस में बढ़ेंगे और पानी बाहर निकल जाएगा, ठीक है, H2O जो है बाहर निकल जाएगा, H2O बाहर निकलता है वहां से। अगर एक कार्बन पर दो OH समूह आ गए या तीन भी आ गए, दो से ज्यादा हो ही नहीं सकते हैं। यदि एक कार्बन पर दो या दो से अधिक OH समूह आते हैं तो वहां से क्या निकालना है, पानी निकालना, ठीक है। दोनों OH समूह मिलेंगे और वहां से HOH बाहर निकल जाएगा, मतलब H2O बाहर निकल जाएगा। कैसे बाहर निकलेगा, इस कार्बन पर दो OH समूह है तो ये OH, ठीक है, ये OH और ये H पूरा बाहर चला जाएगा इस प्रकार से, ठीक है। OH और H बाहर चला गया, H2O तो माइनस H2O हो जाएगा, H2O बाहर चला जाएगा। अब क्या बचा, अब बचा CH3 और क्या बचा CH और ये एक O बच रहा है, ठीक है। तो क्या बन गया, CH3 CHO बच रहा है, CH3 CHO, ये क्या हमारा एल्डिहाइड है और ये क्या होगा, एसिटाल्डिहाइड बन गया। तो इस प्रकार से जब एल्कीन की एल्काइन की अभिक्रिया H2O के साथ करा रहे हैं तो ये बनता है, फिर इसके बाद ये बनता है और लास्ट अंतिम उत्पाद हमारा एल्डिहाइड प्राप्त हो रहा है। लेकिन ये पूरी अभिक्रिया किस नियम के अकॉर्डिंग हो रही है, किस नियम के अनुसार हो रही है, मार्कोनिकॉफ के नियम के अनुसार हो रही है। कुछ भी नहीं सोचना है, यदि एल्कीन और एल्काइन को पकड़ लेना, एल्कीन और एल्काइन आ रहे हैं और दूसरी तरफ ऐसे यौगिक हैं जो प्लस और माइनस वाले हैं, तो माइनस वाला भाग वहां जाकर जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम है, तब तक जोड़ो जब तक कि वो सिंगल बॉन्ड में परिवर्तित तो नहीं हो जाए, तब तक हमें उस अभिक्रिया को करते रहना है। फिक्स है योगात्मक अभिक्रिया या मार्कोनिकॉफ का नियम एल्कीन और एल्काइन पर भी लगता है। कभी कभी डायरेक्टली बहुत बेसिक क्वेश्चन ही आता है, या फिर पहले जेट एग्जाम में आता था कि मार्कोनिकॉफ का नियम किस पर लगता है, एल्केन पर, एल्कीन पर, एल्काइन पर, या और कोई भी ऑप्शन देगा। तो एल्कीन और एल्काइन दोनों पर ही मार्कोनिकॉफ का नियम लगता है। अब इसी चीज को हम थोड़ा सा उल्टा करके देखते हैं। उल्टा करके मतलब इसी को हमने जो कम हाइड्रोजन वाले पर वो जोड़ा है, अब हम ज्यादा हाइड्रोजन वाले पर जोड़ेंगे, तो कौन सा नियम हो जाएगा, एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम हो जाएगा। अच्छा, दोनों में डिफरेंस कैसे करेंगे भाई, मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ दोनों में डिफरेंस कैसे करेंगे, ध्यान आया। दोनों में डिफरेंस हम ऐसे करेंगे कि मार्कोनिकॉफ में क्या हो रहा है, मैंने आपको ट्रिक बताई थी, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्लस HX है तो मार्कोनिकॉफ का नियम है, कुछ नहीं है तो मार्कोनिकॉफ का नियम है। यदि HS के साथ में पेरोक्साइड लगा हुआ है, H2O2, पेरोक्साइड का सूत्र भी याद रख लेना, H2O2 जुड़ा हुआ है, तो हमारा एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम लग रहा है, ठीक है। इस प्रकार से पहचानेंगे, ऐसा नहीं कि हर जगह मार्कोनिकॉफ ही ठुसेड़ दो। तो मार्कोनिकॉफ का नियम वहीं लगेगा जहां पर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के साथ में HX है तो मार्कोनिकॉफ है, और अगर पेरोक्साइड वहां पर लिखा हुआ है, स्पष्ट लिख के देगा वो, तो वहां पर हमारा एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम लगता है, ठीक है दोस्तों। चलिए उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं अभी इसके साथ में ही। एंटी मार्कोनिकॉफ का समझ में तो आ ही गया, बस एग्जाम्पल हमें उसके देखने हैं। हाँ, तो एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम क्या कहता है कि जब कोई भी एल्कीन है, ठीक है, जैसे कि CH2 डबल बॉन्ड CH2, कोई भी एल्कीन है, उसकी अभिक्रिया HBr फिक्स है, HBr प्लस पेरोक्साइड आएगा यहां पर, HBr प्लस पेरोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराई जा रही है, तो वो कौन सी हमारी एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम लगेगा, वहां पर फिक्स है, एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम ही लगेगा, ठीक है। यहां पर क्या होगा, HBr वो क्या है, H प्लस और Br माइनस है, ठीक है। अब Br माइनस मतलब ऋणायन वाला भाग हम मार्कोनिकॉफ में कहां जोड़ रहे थे, जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम है, यहां पर हम वहां जोड़े जहां हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है। हालांकि इस एग्जांपल में दोनों तरफ क्या है, समान है। चलिए इसको हम थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं, इसको हम कर लेते हैं CH3 और इस प्रकार से। अब तो समझ में आ गया। मार्कोनिकॉफ का नियम अगर ये होता तो ये Br इस कार्बन पर आकर जुड़ता, क्योंकि इस कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या कम है। लेकिन एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम क्या कर रहा है, भाई साहब उल्टा कर दो, जहां ज्यादा है वहां जोड़ो, तो ये Br यहां पर आकर जुड़ेगा, हाइड्रोजन इस कार्बन पर आकर जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा CH3, ठीक है। CH से हाइड्रोजन आकर जुड़ गया, क्या बन गया ये CH2, और CH2 से Br आकर जुड़ गया तो क्या बन गया CH2Br, ठीक है। बात आएगी नहीं समझ में, क्या हो जाएगा ये ब्रोमो प्रोपेन, ठीक है।
वो हम आगे डिस्कस कर लेंगे नामों के बारे में। क्लियर है? इस प्रकार से हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम है, इसीलिए Br बेचारा कोने के कार्बन पर जाकर जुड़ा है, वरना अगर ये पेरोक्साइड नहीं होता तो अच्छा खासा बेचारा बीच में आकर जुड़ रहा था। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी है कि यदि कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या कम है वहां पर Br आकर जुड़ रहा है, मतलब मार्कोनिकॉफ, और जहां पर हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है वहां जुड़ेगा तो एंटी मार्कोनिकॉफ की शर्त है। और उसके लिए पेरोक्साइड को दिमाग में फिक्स बैठा लो कि पेरोक्साइड प्लस HX आ रहा है या HBr प्लस पेरोक्साइड, HBr आएगा ज्यादातर, है ना, HBr प्लस पेरोक्साइड आ रहा है तो वहां पर एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम लग रहा है। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा दोस्तों? कोई दिक्कत यहाँ पर? चलिए अब इसमें हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अच्छा, ये जो हम बात कर रहे हैं वो कौन सी बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया कौन दर्शाते हैं, दो चीजें याद रखनी है, दो डंडी और तीन डंडी, मतलब एल्कीन और एल्काइन जो है वो इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया दर्शाते हैं। उसी के साथ में नेक्स्ट अभिक्रिया है हमारी नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। अच्छा, हमने बात की थी कि इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया जो दर्शाते हैं वो एल्कीन और एल्काइन दर्शाते हैं, और नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया दर्शाते हैं हमारे एल्डिहाइड हो गया या कीटोन हो गया, इस प्रकार से दर्शाते हैं। ठीक है, सेम नियम लगता है, वहां पर भी ऐसी कोई टफ नहीं है, बस ध्यान यह है कि नाभिक स्नेही मतलब नाभिक से स्नेह करते हैं, वहां पर क्या होता है, ऋणायन वाला जो भाग है वो पहले आक्रमण करता है। नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया, ठीक है, जैसे कि एल्डिहाइड के संग इसमें अभिक्रिया होगी तो हम बात कर लेते हैं, जैसे कि CH3 और CHO, इसकी अभिक्रिया अगर HCN के साथ में हम करा देते हैं, HCN के साथ में इसकी हम क्रिया कराते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये H प्लस है और Cl माइनस है। सबसे पहले आक्रमण कौन करेगा, नाभिक स्नेही है, ठीक है, तो ऋणायन वाला भाग आक्रमण करेगा। तो यहाँ पर क्या होता है, ये हाइड्रोजन ऋणायन वाला भाग आक्रमण करेगा इस हाइड्रोजन पर, ठीक है, सॉरी इस कार्बन पर आक्रमण करेगा, और कार्बन पर डबल बॉन्ड टूटकर यहाँ ऑक्सीजन के साथ में ये जुड़ जाएगा। तो क्या बन जाएगा यहाँ पर CH3, ये C के साथ में O है, O के साथ में क्या आ जाएगा, H आ जाएगा, तो CHOH हो गया, और यहाँ पर क्या था, C के साथ में H है, CH है, उसके साथ में CN जुड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा CH और CN। बात है कि नहीं, इस प्रकार से साइनोहाइड्रीन बन जाएगा, साइनो और ये क्या है, हाइड्रीन है। तो ज्यादा कुछ इसमें हार्ड नहीं है, वही सिंपल है, बस सीधी सी बात है, हमें ऋणायन वाला भाग कहाँ जोड़ना है, उसी कार्बन पर जोड़ना है, उसी प्रकार से हो रही है। बस इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि इसमें एल्डिहाइड या सेम ऐसे कीटोन आएगा तो कीटोन में भी क्या होगा, बीच वाले कार्बन पर आकर जुड़ जाएगा कीटोन, जैसे कि CH3 CO CH3, ठीक है, इसकी अभिक्रिया अगर कीटोन की अभिक्रिया हम HCN के साथ में करा देते हैं, कीटोन की अभिक्रिया अगर HCN के साथ में करा देंगे तो यहाँ जहां जिस कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या कम है वहीं जाकर जुड़ेगा, तो हाइड्रोजन तो यहीं पर आकर जुड़ेगा और CN भी उसी कार्बन पर आकर जुड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, CH3, ये है हमारा C है, C से ऊपर जुड़ जाएगा CN, नीचे जुड़ जाएगा OH और आगे CH3, इस प्रकार से ये बन जाएगा। ठीक है, जिसको हम बोलेंगे साइनोहाइड्रीन बोलेंगे इसको भी, ठीक है, इसको भी हम क्या बोलेंगे, साइनोहाइड्रीन। तो चीज वही है, मतलब उसी प्रकार जुड़ता है, बस ध्यान यह है कि नाभिक स्नेह में क्या होगा कि नाभिक स्नेही जो आक्रमण है वो पहले करेगा। ठीक है, मतलब ऋणायन वाला भाग जो है CN जो है वो पहले आक्रमण करेगा, इसलिए इसको हम नाभिक स्नेह अभिक्रिया कहेंगे। क्लियर है दोस्तों? तो इस प्रकार से हमारी जो फर्स्ट अभिक्रिया थी, अभिक्रिया हमने 5 प्रकार की पढ़ी, जिसमें से पहले नंबर की जो अभिक्रिया है, योगात्मक अभिक्रिया है, वो हमारी कंप्लीट होती है। अब हम बात करेंगे सेकंड नंबर की अभिक्रिया। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो दूसरे प्रकार की जो अभिक्रिया है हमारी वो है विलोपन अभिक्रिया, जैसा कि आप सभी को बोर्ड पर दिख रहा है, विलोपन अभिक्रिया है। ठीक है, और विलोपन अभिक्रिया का मैंने आपको पहले भी बताया था, विलोपन का मतलब क्या है कि जब कोई भी दो या दो से अधिक यौगिक आपस में क्रिया कर रहे हैं तो वहां से छोटे अणु जो है उनका क्या हो जाएगा, निष्कासन हो जाएगा, वो विलुप्त हो जाएंगे, वो वहां से निकल जाएंगे, गायब हो जाएंगे। उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, हम विलोपन अभिक्रिया कहते हैं। परिभाषा क्या हो जाएगी कि इस अभिक्रिया में छोटे छोटे अणु का निष्कासन द्वारा संतृप्त हाइड्रोकार्बन से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बनते हैं। ठीक है, नहीं समझे ना, समझ गए। संतृप्त देखो, हाइड्रोकार्बन दो प्रकार होते हैं, संतृप्त और असंतृप्त। संतृप्त में क्या आता है, एल्केन आता है, और असंतृप्त में क्या आता है, एल्कीन और एल्केन आता है। थोड़ा सा रिवाइज कीजिए, थोड़ा सा रिपीट कीजिए, पीछे चलिए। ठीक है, पीछे चलिए मतलब वीडियो को पीछे नहीं करना। अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी, जब एल्कीन मार्गोनिकॉफ का नियम हम पढ़ रहे थे, वहां पर हमने बात की थी कि मार्गोनिकॉफ में क्या होता है, एल्कीन और एल्काइन और एल्कीन होता है। एल्काइन पहले बोर्ड पर एल्काइन होता है,
एल्काइन को अगर हम तोड़ते हैं, ठीक है, इसके अंदर हम कुछ जोड़ते हैं, जोड़ते मतलब बाहर से कुछ इसमें ऐड करते हैं, तो ये अपने एक बंध का त्याग कर देता है, किसमें बदल जाता है, ये द्विबंध में बदल जाता है, मतलब एल्कीन में बदल गया। एल्कीन के अंदर अगर हम फिर से कुछ जोड़ देते हैं तो ये भी अपना एक बंध का और त्याग कर देता है, ये क्या बन जाता है, एल्कीन बन जाता है। अब इसके अंदर हम बाहर से कुछ भी नहीं जोड़ सकते हैं क्योंकि उसके पास जगह ही नहीं बची बेचारे के पास यार, ठीक है भाई। एल्केन में क्या होता है, कार्बन की चारों संयोजकताएं एकल बंध के द्वारा पूरी होती हैं। यहाँ पर गुंजाइश थी तो इसने कहा चल ठीक है एडजस्ट हो जा, जुड़ जा। यहाँ पर भी गुंजाइश थी, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड में हम दो जोड़ सकते हैं, दो अणु जोड़ सकते हैं, यहाँ पर एक जोड़ सकते हैं, ये मना कर देता भाई जगह ही नहीं है मेरे पास, ठीक है। तो सीधी सी बात यह है कि यदि इसके अंदर हम कुछ भी ऐड कर रहे हैं, कुछ योग कर रहे हैं, तो एल्काइन के योगात्मक अभिक्रिया या एल्काइन के अंदर हम किसी का योग कर रहे हैं तो एल्कीन में बदलता है और एल्कीन किसमें बदलता है, एल्केन में बदलता है। अब इसी को मोटा कर दो कि जो हमने जोड़ा उसको निकाल लो, ठीक है। यदि एल्केन में तो जुड़ेगा नहीं, एल्केन है हमारे पास में, इससे जो मैंने जोड़ा इसको अगर मैं निकाल देता हूं तो जगह खाली रह गई उसके पास में, एक स्थान खाली रह गया, तो वो किसमें बदल जाएगा, वो एल्कीन में बदल जाएगा। एल्कीन से भी मैं कुछ बाहर निकाल देता हूं तो वो एल्काइन में बदल जाएगा। बात आएगी ना समझ में। तो यही विलोपन अभिक्रिया है कि इसके अंदर क्या हो रहा है, यहां से कुछ भी कुछ बाहर निकल रहा है, विलुप्त हो रहा है, तो एल्केन जो है वो एल्कीन में बदलते हैं, और एल्कीन से अगर किसी चीज को विलुप्त होगा, कुछ बाहर निकलेगा, तो वो एल्काइन में बदलेगा, क्योंकि उसको अपनी संयोजकता तो पूरी करनी होती है, ठीक है। तो वो एकल बंध में पहले संतुष्ट था, अब कुछ निकल गया तो वो एडजस्ट करता, चलो डबल बॉन्ड लगा लेता है, फिर कुछ एडजस्ट करता है, संयोजकता पूरी करता है, वो ट्रिपल बॉन्ड लगा लेता है। तो उसी के बारे में हम बात करेंगे। तो विलोपन अभिक्रिया में सीधी सी मतलब क्या है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन असंतृप्त में बदल जाते हैं, या हम ऐसे कह सकते हैं कि एल्केन एल्कीन में बदलता है और एल्कीन जो है वो एल्काइन में बदलता है। क्लियर है दोस्तों, ट्रिक को याद रखना, सिंपल सी ट्रिक है। तो चलिए विलोपन अभिक्रिया का हम एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि CH और विलोपन अभिक्रिया का एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और Cl और Cl डाइहैलाइड है, ठीक है। आगे पढ़ेंगे हम डाइहैलाइड क्या होता है। डाइहैलाइड का मतलब होता है कि ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें दो हैलोजन जुड़े हैं, डाइहैलाइड, ठीक है। डाइहैलाइड समूह है, इसकी अभिक्रिया यदि हम जिंक के साथ में करा देते हैं, किसके साथ में करा देते हैं, जिंक के साथ में करा देते हैं, तो ये जिंक भाई साहब क्या करते हैं, यहाँ पर इसको Cl2 को लेकर बाहर चले जाते हैं, ठीक है। जिंक जो है वो Cl को लेकर बाहर चला जाएगा इस प्रकार से, तो क्या होगा, Zn जो है वो Cl2 के संग बाहर के साथ बाहर निकलता है ZnCl2 के रूप में। किस रूप में निकलेगा, ZnCl2 के रूप में। बच्चे क्या CH2 बटे इन्हें अपनी संयोजकता पूरी करनी है, तो ये बीच में क्या कर लेते हैं, डबल बॉन्ड लगा लेते हैं, क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 बन जाएगा, ठीक है। प्लस बाई प्रोडक्ट के रूप में क्या निकलता है, ZnCl2 जो है वो बाहर निकल जाएगा। क्लियर हुआ। तो यहाँ पर क्या खेल हुआ है, यहाँ पर खेल ये हुआ है कि ये पहले एल्केन था, ये एल्केन किस में बदल गया, एल्कीन में बदल गया, डबल बॉन्ड में बदल गया। बस यही विलोपन अभिक्रिया। इसमें क्या हो रहा है, इन अणुओं का निष्कासन हो रहा है, ZnCl2 बाई प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकल गया। सिंपल है कि नहीं। कोई सी भी अभिक्रिया कर लेना, कैसी भी अभिक्रिया कर लेना, जिनमें छोटे अणुओं का निष्कासन होता है वहां पर क्या होता है, एल्कीन का निर्माण होता है, ठीक है। अब वो छोटा अणु कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जैसे खासकर जनरली ये होते हैं कि H2O हो गया, ठीक है, H2O है, NH3 है, HCl, इस प्रकार से ये हमारी विलोपन अभिक्रिया। क्लियर है, बता रहा हूं दोस्तों इसको। अभी हम आगे अभिक्रिया के बारे में बात करते हैं, वो है हमारी नेक्स्ट अभिक्रिया जो है वो प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, थर्ड नंबर की जो अभिक्रिया की हम बात कर रहे हैं, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, हमने पहले ही बात की थी कि इसमें क्या होता है, जब कोई भी दो या दो से अधिक यौगिक या अणु काम क्रिया करते हैं तो उनमें से जो कम है, जो दुर्बल प्रकार का यौगिक है, वो समूह है, वो क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। हम ऐसे कर सकते हैं कि प्रबल समूह के द्वारा दुर्बल समूह जो है वो प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। क्लियर है दोस्तों। चलिए, तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया हम बात करते हैं, लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं कि जो प्रतिस्थापित किया जाता है वो दो प्रकार के यौगिकों के द्वारा किया जा सकता है। जैसे हमने बात की थी कि योगात्मक में योग हो रहा है, तो वो भी दो प्रकार के यौगिकों के द्वारा हो रहा है, इलेक्ट्रॉन स्नेही के द्वारा और नाभिक स्नेही के द्वारा भी हो रहा है ना। तो यहाँ पर भी वही खेल है, प्रतिस्थापन किसी का हो रहा है तो वो भी दो प्रकार से हो सकता है। नाभिक स्नेही के द्वारा भी प्रतिस्थापन हो सकता है, या नाभिक स्नेही का भी प्रतिस्थापन होता है, और इलेक्ट्रॉन स्नेही का भी प्रतिस्थापन हो सकता है। तो यदि नाभिक स्नेही का हो रहा है तो उसे हम कहेंगे नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, और यदि इलेक्ट्रॉन स्नेही का हो रहा है
तो उसे हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है दोस्तों, नाभिक स्नेही अभिक्रिया जो होती है वो अगेन दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। इसमें SN1 अभिक्रिया जिसको हम कहते हैं और SN2 जिसको अभिक्रिया को हम कहते हैं। ठीक है, इसको नीचे भी लगे रहते हैं। SN1 अभिक्रिया भी कह सकते हैं इसको और SN2 अभिक्रिया भी कह सकते हैं। इलेक्ट्रॉन स्नेही की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन स्नेही में कौन कौन सी होती है, जैसे कि नाइट्रीकरण अभिक्रिया हो गई, ठीक है, सल्फोनीकरण, नाइट्रीकरण अभिक्रिया हो गई, सल्फोनीकरण अभिक्रिया हो गई, हेलोजनीकरण अभिक्रिया हो गई। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है फ्रीडेल-क्रॉफ्ट अभिक्रिया। नेक्स्ट है फ्रीडेल-क्रॉफ्ट अभिक्रिया। फ्रीडेल-क्रॉफ्ट अभिक्रिया भी आगे ना दो प्रकार की होती है, अगर आपने कभी 12th में पढ़ा हो बच्चों या फिर आपको याद हो तो। फ्रीडेल-क्रॉफ्ट अभिक्रिया भी दो प्रकार की होती है, एल्किनीकरण और एसिटिलीकरण। एल्किनीकरण में एल्किल जुड़ता है, एसिटिलीकरण में एसिड जुड़ता है ना, आगे हम डिस्कस कर लेंगे, डोंट बी वरी। चलिए अब हम इनके बारे में एक एक बात करते हैं। सबसे पहले हम पकड़ते हैं कि प्रतिस्थापन जो अभिक्रिया है वो नाभिक स्नेही प्रकार की होती है। फर्स्ट नंबर हम बात करते हैं तो, ठीक है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया जो है वो किस प्रकार की होती है, नाभिक स्नेही, और सेकंड है हमारी इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रकार होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं नाभिक स्नेही क्या होती है, और नाभिक स्नेही में हम बात करेंगे SN1 और SN2 अभिक्रिया के बारे में बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या होता है नाभिक स्नेही, इसमें नाभिक स्नेही मतलब नाभिक स्नेही होते कौन है, नेगेटिव चार्ज वाले होते हैं, ऋणायन वाले भाग होते हैं। तो और ऋणायन वाले भाग में भी क्या हो रहा है, प्रतिस्थापन हो रहा है। तो मतलब यहां पर सीधी सी बात है कि एक ऋणायन के द्वारा यदि दूसरा ऋणायन प्रतिस्थापित कर दिया जाता है तो उस अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। साथ साथ इसको भी क्लियर करते हुए चलो कि यदि एक धनायन, इलेक्ट्रॉन स्नेही क्या होते हैं, धनायन होते हैं, यदि एक धनायन के द्वारा दूसरा धनायन प्रतिस्थापित कर दिया जाता है तो उससे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है, एक ऋणायन के द्वारा दूसरा ऋणायन प्रतिस्थापित कर दिया जाता है नाभिक स्नेही। ये अगेन दो प्रकार की होती है, SN1 अभिक्रिया और SN2 अभिक्रिया। तो दोस्तों पहले हम इसको बारे में डिटेल में पढ़ते हैं, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है SN1 अभिक्रिया और SN2 अभिक्रिया का। ओके, SN1 और SN2 इसको लिख लेना, SN1 अभिक्रिया और एक तरफ लिख लेना SN2 अभिक्रिया। SN1 का नाम क्यों पड़ा इसमें, SN1 को बोलते हैं हम एकाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, और इनको बोलते हैं द्विअणुक, इसको बोलते हैं हम एकाणुक, मतलब एक अणु वाली अभिक्रिया, एकाणुक नाभिक स्नेही अभिक्रिया होती है। ठीक है, वन मॉलिक्यूलर, और ये होती है द्विअणुक। ठीक है, द्विअणुक नाभिक स्नेही अभिक्रिया, द्विअणुक भी बोल सकते हैं हम इसको। द्विअणुक नाभिक स्नेही अभिक्रिया जो होती है वो हमारी SN2 प्रकार की अभिक्रिया होती है। ठीक है, एक अणुक और द्विअणुक। अब इसमें सबसे पहले नाम से पता चल रहा है इसमें क्या होता है, एक अणु भाग लेता है। क्या होता है इसमें, एक अणु भाग लेता है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, इसमें फर्स्ट पॉइंट है, इसमें दो अणु भाग लेते हैं। SN2 अभिक्रिया के अंदर क्या होता है, इसके अंदर दो अणु भाग लेते हैं। दूसरी बात है कि क्रिया जो होती है वो एक अणु पर काम करती है, और ये क्रिया जो है वो दो अणु पर काम करती है, या फिर जो दो अणुओं पर निर्भर करती है। ठीक है दोस्तों, वापस से थोड़ा सा रिपीट करता हूं उसमें, यहाँ पर जो है वो निर्भर किस पर करती है, एक अणु पर निर्भर करती है क्रिया, ये जो अभिक्रिया होती है एक अणु पर निर्भर करती है, और SN2 अभिक्रिया में जो निर्भर अभिक्रिया करती है वो दो अणु पर निर्भर करती है। दूसरी बात, एक अणु का अभिक्रिया है, ठीक है, एक अणु पर निर्भर करती है, इसलिए यह अभिक्रिया जो होती है वो दो पदों में पूर्ण होती है। कितने पदों में पूर्ण होती है, दो पदों में पूर्ण होती है। और इसका अपोजिट है, ये किस में होती है, ये एक पद में पूरी होती है। ध्यान रखना दोस्तों, इसका उल्टा है ना, एक अणु का अभिक्रिया मतलब एक अणु पर निर्भर करेगी लेकिन वो दो पदों में पूरी होगी, और द्विअणुक अभिक्रिया मतलब SN2 अभिक्रिया मतलब दो अणुओं पर निर्भर होती हैं लेकिन वो एक पद के अंदर पूरी हो जाती हैं। ठीक है, ये वाली जो होती है एक अणु पर निर्भर कर रही है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, प्रथम कोटि की अभिक्रिया बोलते हैं। देख लेना दोस्तों, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रथम कोटि की अभिक्रिया। प्रथम कोटि अभिक्रिया ये दो अणुओं पर निर्भर कर रही है, इसलिए क्या हो जाएगी, ये द्विकोटि अणु या द्विकोटि अणु।
द्विकोटि अभिक्रिया बोली, ठीक है। एकाणुक अभिक्रिया और द्विकोटि द्वितीय कोटि का अभिक्रिया या द्विआणुक, ठीक है, द्वितीय कोटि भी ले सकते हैं इसका, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया भी इसको हम बोलते हैं। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है इसमें आरएक्स की अभिक्रिया का क्रियाशीलता का क्रम, आरएक्स की क्रियाशीलता, आरएक्स की क्रियाशीलता का जो क्रम होता है, जो इंपॉर्टेंट है इसमें पूछा जाता है, इसमें होता है 3 डिग्री, इसमें 2 डिग्री, 1 डिग्री और फिर आरएक्स। ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है। SN1 और SN2 अभिक्रिया तो ठीक है पूछी जाती है एग्जाम्स में, लेकिन हमारे जो क्वेश्चन आता है, हमारी जो जेट आईसर की कंपटीशन एग्जाम है वहां पर क्वेश्चन आता है वो यहां से आता है कि SN1 में आरएक्स की क्रियाशीलता का क्रम क्या होगा। तो 3 डिग्री का आरएक्स जो है, मतलब जो एक्स परमाणु अगर 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है, तृतीय कार्बन से जुड़ा हुआ है, वो सबसे ज्यादा क्रियाशील होगा। फिर 2 डिग्री द्वितीय, फिर 1 डिग्री और फिर आरएक्स, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, इसका जस्ट अपोजिट हो जाता है। यहाँ पर आरएक्स की क्रियाशीलता का जो क्रम है, यहाँ पर आरएक्स की क्रियाशीलता का क्रम है वो जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा कि आरएक्स सबसे अधिक क्रियाशील होता है, फिर 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री और फिर 3 डिग्री सबसे, है ना। तो इस प्रकार से तो इन दोनों को जरूर आप स्टार डाल लेना, इनसे क्वेश्चन आते हैं कि इनकी क्रियाशीलता का क्रम क्या है। सीधी सी बात है, SN1 में ये बात ध्यान रखना। याद कैसे करना, ट्रिक ये है, SN1 1 आ रहा है और 1 2 3 गिनती में 3 बाद में आता है ना, तो SN1 में क्या होता है, उल्टा होता है। 3 डिग्री जो होता है वो सबसे ज्यादा क्रियाशील होता है और SN2 में क्या होता है, इसका अपोजिट है। अगर ये याद है तो ये ऑटोमेटिकली हमें याद रह जाएगा। तो दोस्तों सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात थी वो यही थी कि SN1 अभिक्रिया के अंदर आरएक्स की जो क्रियाशीलता है वो 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री और फिर आरएक्स। और SN2 के अंदर क्या होता है, आरएक्स सबसे ज्यादा क्रियाशील होता है, फिर 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, SN1 अभिक्रिया है तो ये 1 मतलब एक अणु पर निर्भर करेगी अभिक्रिया, SN2 मतलब ये 2 अणुओं पर निर्भर करेगी। एक अणु पर निर्भर कर रही है, इसीलिए हम इसको प्रथम कोटि की अभिक्रिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रथम कोटि की अभिक्रिया भी कहते हैं। और ये 2 अणुओं पर निर्भर कर रही है, इसीलिए हम इसको द्वितीय कोटि की अभिक्रिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया भी कहते हैं। तो एक अणु है तो उसका अपोजिट लिखना, एक अणु है इसलिए ये 2 पदों में पूर्ण होती है, ठीक है, 2 स्टेप में पूरी होती है। कैसे होती है कि जब किसी भी कार्बन का यदि आरएक्स के साथ में अभिक्रिया कराते हैं तो पहले वो आरएक्स टूटता है, आरएक्स के साथ इसका अभिक्रिया कराते हैं तो पहले वो टूटेगा, कार्ब धनायन और कार्ब ऋणायन में टूट कर फिर वो जुड़ेगा। तो इस प्रकार से ये 2 पदों में पूर्ण होती है अभिक्रिया, ठीक है। और ये क्या होती है, ये एक पद में ही पूरी हो जाती है। ये 3 स्पेशल पॉइंट थे और ये एग्जाम्पल था जो हमें याद रखना है। SN1 SN2 से डेफिनेटली क्वेश्चन आने की पूरी संभावना रहती है दोस्तों, ठीक है, पूरा याद रह जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं है। SN1 और SN2 अभिक्रिया का क्लियर है। चलिए इसी के साथ में हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये हमने बात की है नाभिक स्नेही अभिक्रियाओं के बारे में, ठीक है। नाभिक स्नेही में क्या होता है, SN1 और SN2 अभिक्रिया होती है। अब हम पढ़ेंगे इसमें इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के बारे में। पढ़े उसको भी क्लियर है, बोर तो नहीं हो रहे हो, परेशान तो नहीं हो रहे हो, ठीक है। चलिए तो दोस्तों हम शुरू करेंगे। अब नेक्स्ट जो टॉपिक शुरू करने वाले हैं वो हम शुरू करते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट अभिक्रिया जो है हमारी वो है इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। नाभिक स्नेही के समझ में आ गया कि उसमें क्या होगा, नाभिक स्नेही आक्रमण करेगा, ऋणायन को प्रतिस्थापित करेगा। अब है इलेक्ट्रॉन स्नेही मतलब धनायन को प्रतिस्थापित करेगा, क्योंकि दुनिया के जितने भी धनायन है वो कौन से हैं, सारे इलेक्ट्रॉन स्नेही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात क्या है, इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिक्रिया में क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जितने भी एरोमेटिक यौगिक हैं, जितने भी एरोमेटिक यौगिक हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया को दर्शाते हैं। या ऐसे कह सकते हैं कि जितने भी एरोमेटिक अभिक्रिया हैं, एरोमेटिक यौगिकों की जो अभिक्रियाएं हैं वो सारी की सारी कौन सी होती हैं, इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं होती हैं। दोस्तों ये 4 प्रकार की होती हैं, ठीक है। कौन कौन सी होती हैं, सबसे पहले जैसे कि नाइट्रीकरण, ठीक है। अच्छा एक इंपॉर्टेंट बात आप लोगों के लिए ये है कि ये अभिक्रिया जो है वो थोड़ी सी क्या है, बड़ी है, ठीक है। तो मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना इसका एक अलग से पार्ट बना दिया जाए, ठीक है, क्योंकि वीडियो लेक्चर थोड़ा लंबा हो जाएगा दोस्तों, और जो पढ़ने में इंटरेस्टेड है वो ही यहीं तक आया होगा या फिर वो ही इस वीडियो को पूरी देखेगा। अदरवाइज क्या होता है कि जो लंबी वीडियो होती है उनको स्किप कर देते हैं, ठीक है। और मैं भी नहीं चाहता कि तुम ज़्यादा देर तक बैठे रहो, टिके रहो, आप बोर हो जाओ। तो मैं सोच रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया का क्यों ना हम एक लंबी एक अलग से वीडियो बनाएं, इसके अंदर इन सभी को हम डिटेल में पढ़ेंगे। या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि इनके बारे में क्या होता है कि हम आगे भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो जितनी भी आपकी अभिक्रिया है मैं आपको बता रहा हूं कि एक तो हो गया जैसे कि नाइट्रीकरण हो गया, ठीक है। फिर हमने बात की थी सल्फोनीकरण,
ठीक है, सल्फोनीकरण हो गया, हेलोजनीकरण हो गया, फ्रीडेल क्रॉफ्ट अभिक्रिया हो गया, ये 4 प्रकार की होती है इस प्रकार से। ठीक है, तो दोस्तों मेरी कोशिश यही रहेगी कि इनकी मैं अलग से वीडियो बनाकर डिटेल में एग्जांपल देकर हम इसको समझ लेंगे। बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं होगा तो अभिक्रिया कौन देते हैं, ज्यादातर जो एरोमेटिक यौगिक होते हैं वो इस अभिक्रिया को दर्शाते हैं। अच्छा, फ्रीडेल क्रॉफ्ट जो अभिक्रिया है वो भी अगेन 2 टाइप्स की होती है, 2 प्रकार की होती है। एक होती है एल्केनीकरण और दूसरी होती है हमारी एसिटिलीकरण। ठीक है, तो हम चाहो तो इसको भी यहाँ पर मेंशन कर सकते हो कि फ्रीडेल क्रॉफ्ट अभिक्रिया एक होती है हमारी एल्केनीकरण और दूसरी होती है हमारी एसिटिलीकरण। एसिटिलीकरण, एल्केनीकरण में एल्किल समूह क्रिया करता है इसमें, ठीक है, CH3Cl, और एसिटिलीकरण में क्या होता है CH3COCl। इस प्रकार से एसिटिल क्रिया जो है वो करता है। तो दोस्तों इनके बारे में हम अगेन एक नेक्स्ट अलग से वीडियो बनाएंगे, ट्यूटोरियल, उसमें डिटेल में पढ़ लेंगे। ठीक है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया समझ में आया कि नहीं आया? सीधी सी बात यह है कि यदि एक समूह के द्वारा यदि दूसरा समूह प्रतिस्थापित कर दिया जाता है तो वो प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। अब अगर ऋणायन के द्वारा ऋणायन प्रतिस्थापित हो रहा है तो ऋणायन क्या है, नाभिक स्नेही है तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। यदि धनायन के द्वारा धनायन प्रतिस्थापन हो रहा है, इन सब अभिक्रियाओं में धनायन के द्वारा धनायन प्रतिस्थापित होता रहता है बराबर। ठीक है, तो वो कौन सी हो जाती है, हमारी इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो जाती है, और ये जनरली ज्यादातर एरोमेटिक यौगिकों में होती है। ठीक है, चलिए इसके साथ में हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जो अभिक्रिया की बात करते हैं, इसके बाद कौन सी बच गई बताइए? अरे आपने तो लिख रखा है ना, तो बताइए प्रतिस्थापन अभिक्रिया के बाद में नेक्स्ट अभिक्रिया कौन सी है? प्रतिस्थापन के बाद नेक्स्ट अभिक्रिया है हमारी पुनर्विन्यास अभिक्रिया। ठीक है, इसकी बात कर लेते हैं। चलिए 4th नंबर की जो अभिक्रिया है, ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है पुनर्विन्यास अभिक्रिया। पुनर्विन्यास अभिक्रिया, मैंने क्या कहा था, पुनर्विन्यास में क्या होता है कि जो यौगिक है वो पुनर्विन्यास होता है, उसका रीअरेंजमेंट होकर वो एक नया यौगिक बनाता है। और पुनर्विन्यास अभिक्रिया मुख्यतः किसमें पाई जाती है? यूरिया के निर्माण में, यूरिया निर्माण में। और यूरिया का निर्माण किसके द्वारा होता है? यूरिया का निर्माण होता है वोहलर संश्लेषण के द्वारा। किसके द्वारा होता है? वोहलर संश्लेषण, याद रखना, वोहलर संश्लेषण के द्वारा किसका निर्माण होता है? यूरिया का निर्माण होता है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं हम इसको किस प्रकार से समझते हैं। इसमें क्या होता है, पोटेशियम नाइट्रेट जैसे कि KCNO जब अभिक्रिया करता है यहाँ पर अमोनियम सल्फेट के साथ, मतलब NH4 का होल ट्वाइस SO4 अमोनियम सल्फेट के साथ में जब यहाँ पर ये क्रिया करता है तो यहाँ पर क्या होता है, सीधी सी बात ये है K2SO4 बाहर निकल जाता है यहाँ पर, है ना, K2 यहाँ पर इसमें क्या होता है, इसमें दो अणु काम करते हैं, K2SO4 बाहर निकल जाएगा तो क्या बन जाएगा, CNO के साथ में NH2 जो है, NH2 आकर जुड़ जाएगा, इसके दो अणु काम होते हैं। ठीक है, तो K2SO4 बाहर निकल जाएगा और NH4 के साथ में CNO जो है वो आकर जुड़ जाएगा, तो क्या बनेगा ये NH4, ठीक है, और CNO प्लस K2SO4 जो है वो क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। आई बात नहीं आई समझ में? वापस रिपीट कर रहा हूं मैं, पोटेशियम साइनेट होता है इसमें। ठीक है, पोटेशियम साइनेट जब अमोनियम सल्फेट से क्रिया करता है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, इसके दो अणु हैं, तो ये जो है पोटेशियम वो इसके साथ में बाहर निकल जाएगा। ठीक है, K2SO4 के रूप में बाहर निकल जाएगा, बचा क्या, CNO बचा और NH4 बचा, ये दो अणु हैं, इसके भी CNO के भी दो अणु, आप कंफ्यूज मत होना। ठीक है, तो CNO और NH4 मिलकर क्या बना लिया, NH4CNO बना लिया, NH4CN बना लिया, अमोनियम साइनेट बना लिया जो एस्टाई है। अब इसका पुनर्विन्यास होगा, NH4CN बना लिया, अब इसका पुनर्विन्यास होगा, रीअरेंजमेंट होगा। कैसे होगा कि यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन है आपको यहाँ पर दिख रहा है दोस्तों, ठीक है, इसको हम यहाँ पर ले लेते हैं जैसे कि, ठीक है, एक बड़ी अभिक्रिया हो जाएगी कि NH4CNO ये है, इसका क्या हो जाएगा, पुनर्विन्यास होता है। पुनर्विन्यास होता है किस प्रकार से, ये कार्बन जो है वो ऑक्सीजन जो है वो कार्बन के पास में जाती है और ये NH4 से दो हाइड्रोजन, कितने, H2, दो हाइड्रोजन क्या होता है, यहां से इस नाइट्रोजन पर जाकर जुड़ते हैं, इनका रीअरेंजमेंट हो रहा है, भाई तू इधर एडजस्ट हो जा, तुम इधर एडजस्ट हो जाओ, तो क्या बन गया, यहां से दो हाइड्रोजन निकल गए तो क्या बना, यहाँ पर NH2 बचा, क्या बचा, NH2 बचा। नेक्स्ट क्या है, कार्बन है, कार्बन के पास में क्या आ गया था, ऑक्सीजन आ गया था, तो कार्बन NH2CO आ गया। ठीक है, कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन पर यहां से ये दो हाइड्रोजन नाइट्रोजन पर आ गए तो ये दो हाइड्रोजन यहां जुड़ जाएंगे, तो क्या बन गया, NH2CO NH2, क्या बन गया,
NH2CO NH2 बन गया। NH2CO NH2 को हम क्या बोलते हैं? यूरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूरिया बोलते हैं। तो इस प्रकार से यूरिया में एक्चुअल में यूरिया डायरेक्ट नहीं बना, यूरिया तो ये रहा यहाँ बना, लेकिन इसका पुनर्विन्यास हो रहा है, इसका रीअरेंजमेंट हो रहा है, इसके पुनर्विन्यास के द्वारा यहाँ पर यूरिया का निर्माण हो रहा है। तो इसको हम क्या कहेंगे? इस प्रकार की जितनी भी अभिक्रियाएं होती हैं वो सब क्या कहलाती हैं? पुनर्विन्यास अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है, और इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है वो है वोहलर संश्लेषण का। डबल स्टार लगा लेना इस पे, वोहलर संश्लेषण का पूछा जाता है। क्लियर है? उसके बाद में जो हमारी लास्ट अभिक्रिया बढ़ती है बहुलीकरण। ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे नहीं, डिस्कस कर लेता हूं मैं आपसे यहाँ पर। बहुलीकरण में क्या हो रहा है? जैसे कि बहुलक चैप्टर है उसमें हम इसमें डिटेल पढ़ेंगे, या फिर और भी हम आगे अभिक्रिया पढ़ेंगे, ओजोनीकरण, बहुलीकरण, काफी सारी सभी अभिक्रिया, एसिटिलीकरण, एल्कीनीकरण, सारे अभिक्रियाओं को डिटेल में पढ़ेंगे, है ना दोस्तों, डोंट बी वरी। तो बहुलीकरण अभिक्रिया उसके बारे में हम बात करते हैं थोड़ा सा। बहुलीकरण अभिक्रिया का मतलब क्या होता है? बहुलक, पॉलीमराइजेशन। ठीक है, तो जब छोटे छोटे अणु आपस में मिलकर बड़ी इकाई का निर्माण कर लेते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? बहुलीकरण कहते हैं। जैसे कि वो तो अलग हो जाएगा, एल्कीन का, जैसे एथीन का जानते हो, एथीन आपस में मिलकर क्या बना लेती है? पॉलीथीन बना लेती है। एथीन आपस में मिलकर पॉलीथीन बना लेती है। ठीक है, इस प्रकार से बहुलीकरण हो गया या बहुलकीकरण होता है वो तो। ठीक है, तो इस प्रकार से ये काफी सारे एग्जांपल जो है इसमें आइए जिसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, बहुलीकरण। तो ये दोस्तों पांचों प्रकार की अभिक्रियाएं हो गई हैं। अब हम इसके बारे में नेक्स्ट जो हम इसके बाद में, ठीक है, एक तो वो अभिक्रियाएं बची हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, कभी वीडियो अलग से वीडियो बनाकर मैं आपको दे दूंगा। और उसके बाद में नेक्स्ट जो मैंने कि अभिकर्मकों के बारे में हमने अभी तक पढ़ लिया पिछली वीडियो में, और उसके बाद में आज की इस क्लास में हमने पढ़ लिया रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। अब हम मेन पॉइंट पर चलते हैं। मेन पॉइंट है हमारा नेक्स्ट है कि अभिकर्मकों के कार्य किस प्रकार के होते हैं, कौन कौन से अभिकर्मक होते हैं। जैसे कि सोडा लैम हो गया, वुर्त्ज-पिटा अभिक्रिया हो गई, जितनी भी अभिक्रिया होती हैं उन सब के अंदर कुछ ना कुछ अभिकर्मक काम में आते हैं, रिएजेंट्स काम में आते हैं, उनके बारे में पढ़िए। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जीओसी का। ठीक है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और अगर आपने अभिकर्मकों को समझ लिया तो मतलब सीधी सी बात है कि आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो क्लियर है। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मैक्सिमम पार्ट क्लियर है। आपने यदि आईयूपीएससी और सिग्मा बॉन्ड पाइबंद निकालना सीख लिया, संकरण बनाना सीख लिया, और इधर से ये अभिकर्मक और अभिक्रियाओं को सीख लिया, मतलब आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एबीसीडी क्लियर है। अब आपको सीधा सीधा बस ये देखना कि अच्छा ये अभिक्रिया ये है, ये अभिक्रिया ये है। दूसरी बात, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सीधी सी बात है कि यदि आपने नेम वाली रिएक्शन जितनी भी हैं वो पढ़ ली तो मतलब आपका कल्याण हो जाएगा। ठीक है, आपका सिलेक्शन होने के पूरे चांस हैं। तो कुछ बेसिक पॉइंट हैं, हम क्लियर करते हुए चलें इंपॉर्टेंट पॉइंट को। अभी आज के इस वीडियो में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हो। ठीक है, वीडियो को दोस्तों लाइक कर देना, शेयर कर देना। डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको सारी लिंक दे रखी हैं। यदि आप वीडियो में नए हैं तो डिस्क्रिप्शन में सारी वीडियो दे रखी है, मैंने उन वीडियो को जरूर देख लेना। कोई भी डाउट है, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड डाउट है, 3-4 चैप्टर हमारे हो चुके हैं, उसको आप देख लेना। नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो दे रखी हैं। और जो रेगुलर बच्चे हैं, आप में से काफ़ी सारे रेगुलर बच्चे हैं जो जुड़े हैं, जो डेली वीडियोज़ को देखते हैं, उनसे नोट्स भी बना रहे हैं, और फिर डाउट आ रहा तो मेरे से क्लियर भी कर रहे हैं। आप लोगों से भी भाई लोगों ये रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो, है ना। एक तो लाइक कर दिया करो, सब्सक्राइब बटन आपने दबाए रखा है, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि सभी तक पहुँचे। क्योंकि श्री गोविंदम क्लासेज जेट स्टूडेंट्स के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट सारा कोर्स लाया, पूरा क्रैश कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया है। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैं ऐप के बारे में आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा। जिन बच्चों को ऐप के बारे में नहीं पता है, आप हमारा ऐप श्री गोविंदम क्लासेज का ऐप है, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। उसमें भी मैंने क्रैश कोर्स का जो बैच था, जो पेड बच्चों के लिए था, जो फीस जमा कराते हैं उन्हीं बच्चों को हम ऐड करते हैं। बट इस परिस्थिति में इस टाइम पर हमने ये कर रखा कि आप सभी को हम ऐड कर लेंगे उसमें। जो भी बच्चा जेट की तैयारी कर रहा है, हालांकि हमारे यहाँ से पहले उसकी इंक्वायरी होगी, नाम क्या है, कहाँ से वगैरह सारी चीज़ें, उसके बाद हम उस बच्चे को ऐड करेंगे। ठीक है, लेकिन उस बैच के अंदर जो भी स्टडी मैटर है, आपको कंप्लीटली नोट्स मिलते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन मिलते हैं, डेली टू डेली टेस्ट होते हैं, संडे टेस्ट होते हैं, वो सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट रख दी हैं। तो दोस्तों जल्दी से इस वीडियो को जितना हो सके वो शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोगों तक ये वीडियो पहुँचे, सभी लोगों तक अच्छा स्टडी मैटर पहुँचे, एक क्वालिटेटिव मैटर पहुँचे, और अच्छी सबका भला हो, सभी का सिलेक्शन हो इस बार। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों, हम सभी किसान भाई हैं, ठीक है, सभी किसान के बेटे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए किसी दूसरे किसान के बेटे के साथ में, किसी दूसरे किसान भाई के साथ में बुरा हो, वो सही जगह पहुंच ही नहीं पाए और उसको इधर उधर भटकते हुए कहीं भटक जाए। ठीक है, ऐसा नहीं करना, ये हमारा फर्ज बन रहा है कि हमें अच्छी चीज़ मिल गई तो उसे आगे भी शेयर करना है, आगे भी उसको बढ़ाना है। तो इसलिए आप कोशिश कीजिए कि इस वीडियो को आप शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बाकी वीडियोज़ को भी देखते रहिए, कोई प्रॉब्लम आए तो कर सकते हैं। इसके अलावा और एक इंपॉर्टेंट बात और यह है
कि लाइव क्लासेज का शेड्यूल जो है वो आप लोगों को पता ही है। अगर नहीं पता या बाकी जो नए बच्चे हैं उनको नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ। वैसे आप वीडियो में देखना, सुबह 9 बजे जैसे कि आपकी अभी केमिस्ट्री की आप वीडियो देख रहे हो, 9 बजे केमिस्ट्री की वीडियो अपलोड हो जाती है और फिक्स 10 बजे आपकी हॉर्टिकल्चर की लाइव क्लास चलती है जेड आईसर बच्चों के लिए, या जो 12th फाउंडेशन है उन बच्चों के लिए भी सेम ही कोर्स है दोस्तों, है ना। उसके बाद में शाम को 7 बजे एग्रोनॉमी की क्लास होती है। ये 3 शेड्यूल हैं, अभी 3 ही चल रहे हैं। इसमें हम आगे और एडिशन कर रहे हैं, कुछ एक्टिविटीज को और हम ऐड कर रहे हैं। तो जैसे ही वो हम आपके सामने लॉन्च करेंगे हम जरूर आपको इन्फॉर्म करेंगे स्टेटस के द्वारा या फिर व्हाट्सएप के द्वारा या सोशल मीडिया के द्वारा हम उनको ऐड कर लेंगे, तो आप ऐड हो जाना। बाकी ऑनलाइन क्लासेज लाइव क्लासेज का जो शेड्यूल है वो ये है 9 बजे, सुबह 9 बजे और 10 बजे, ठीक है। 9 बजे केमिस्ट्री, 10 बजे हॉर्टिकल्चर और शाम को 7 बजे एग्रोनॉमी। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि आप अगर चलते फिरते या फिर घूमते फिरते रहते हैं, आप कुछ क्विज सॉल्व करना चाहते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि यार जब भी मैं मोबाइल हाथ में उठाऊं तो या तो आप वीडियो देख रहे हो, अच्छी बात है, सारी वीडियोज आपको एक जगह एक स्थान पर अवेलेबल है, आप डायरेक्ट सर्च कीजिए श्री गोविंदम क्लासेस, सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा आप चाहते हो जैसे कि फेसबुक हो गया या इंस्टाग्राम हो गया, अगर आप जैसे वहाँ पर भी बच्चे होते हैं कुछ एक्टिव होते हैं, अगर आप वहाँ पर भी एक्टिव हो तो हमारा पेज बना हुआ है दोनों पर, फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर, श्री गोविंदम क्लासेज के नाम से आप सर्च कीजिए या मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा। आप मुझे बोलना अगर लिंक आपको नहीं मिल रही हो तो लिंक डाल के उस पेज को लाइक कर दीजिए या फिर पेज को आप ज्वाइन कर लीजिए। उसमें फायदा ये होगा कि डेली के हम 5 से 10 क्वेश्चन उसमें डालते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन डालते हैं, तो डेली आप 5 से 10 क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हुए वहाँ से सॉल्व होते रहेंगे। तो धीरे धीरे अगर हम डेली का 10 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहे हैं ना हर टॉपिक से, चैप्टर से, तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे सॉल्व हो जाते हैं। दूसरा फायदा ये है कि आप सोशल मीडिया पर भटकोगे नहीं, सोशल मीडिया का ढंग से यूज करोगे, अपने मोबाइल का भी ढंग से यूज होगा, तो आपकी जो पढ़ाई है वो भी डिस्टर्ब नहीं होगी। क्योंकि इस टाइम पर सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमारे अंदर डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, पढ़ाई से डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। तो हमारी ये कोशिश रहती है कि आप तक हर वे में, हर तरीके से आप तक स्टडी मैटर पहुंचा जाए, ठीक है। चाहे वो किसी भी तरीके से हो, चाहे वो फेसबुक से हो या इंस्टाग्राम से हो या फिर वो यूट्यूब से हो या ऐप से हो, आपके पास स्टडी मैटर पहुंचना चाहिए, आप पढ़ाई करते हुए रहने चाहिए, ठीक है। यही सारी इंपॉर्टेंट बातें थी, आप अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। दोस्तों आपने वीडियो को पूरा देखा, आपने अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो, इसी के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक और शेयर कर देना दोस्तों, और आगे जरूर पहुंचाना, और ज्वाइन क्लासेस जो लाइव क्लासेस हैं उनको ज्वाइन करते रहना दोस्तों, ठीक है। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच। आप सभी ने इस वीडियो को देखा, दिल से धन्यवाद।